स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक लॉ ऑफ क्राइम्स पार्ट 1 सेमेस्टर फर्स्ट एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा हमारा रिचुअल है कि सबसे पहले हम उसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं और आइए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम है लॉ ऑफ क्राइम्स पार्ट 1। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 से एप्लीकेबल है और पुराना जो कोड था इंडियन पीनल कोड आईपीसी उसे इसने रिपील कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। तो अब हम इसको बीएनएस के नाम से भी जानते हैं और आगे जितने भी कोर्सेज़ हैं जो पर्टेनिंग है लॉ ऑफ क्राइम्स से, उसमें बीएनएस को ही स्टडी किया जाएगा और उसी को रेफ़र किया जाएगा। सबसे पहला टॉपिक आता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम। इसमें इन्होंने सबसे पहला टॉपिक लिया कंसेप्ट ऑफ क्राइम। कंसेप्ट ऑफ क्राइम का मतलब है कि कोई भी ऑफेंस, वो ऑफेंस, कोई भी एक्ट, रादर हम ये कहेंगे कि सबसे पहले जो ये कंसेप्ट ऑफ क्राइम है इसको एक्सप्लेन करने का पर्पज़ है कि कोई भी एक्ट जो कि कोड में यानी बीएनएस में ऑफेंस दिया गया है वो क्राइम है। कोई भी एक्शन हो हमारा जो कि वहाँ पर बताया गया है कि ये ऑफेंस है, उसको क्राइम की कैटेगरी में रखा जाएगा। देन एलिमेंट ऑफ क्राइम। कोई भी क्राइम होता है तो उसमें कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिनके मिलने पर ही बताया जाएगा कि ये क्राइम की कैटेगरी में आएगा। छोटी सी बातें हैं, ह्यूमन बीइंग ज़रूर होना चाहिए। कोई जानवर अगर किसी को मार देता है तो वो क्राइम में नहीं होगा। मेंस रिया का मतलब मेरी जो सोच है उसमें वो इंटेंशन हो, यानी मेरा माइंड में वो गिल्ट हो कि मुझे ये क्राइम कमिट करना है, ये ऑफेंस कमिट करना है। दूसरा एक्टस रिया, और उस इंटेंशन को क्रियान्वयन देने के लिए, उस इंटेंशन को एक्शन में लाने के लिए जो मैं करूँगा वो एक्टस रिया है। देन इंजरी, इससे सामने वाले पर्सन को इंजरी होनी चाहिए, यानी उसे नुकसान होना चाहिए, चाहे बॉडीली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का नुकसान हो, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, और पनिशेबल अंडर बीएनएस। और वो सारा एक्ट बीएनएस में किसी सेक्शन में पनिशेबल बताया गया हो। तो ये जो इसेंशियल इसके एलिमेंट्स ऑफ क्राइम होते हैं। देन स्टेजेस ऑफ क्राइम। कोई भी क्राइम कब कहा जाएगा कि किस स्टेज पे है और किस स्टेज के बाद में वो क्राइम की या सज़ा मिलने की कैटेगरी में आ जाएगा। तो कोई भी क्राइम होता है तो पहले उसकी इंटेंशन होती है, मन में आता है कि ऐसा करना चाहिए, फिर उसकी प्रिपरेशन की जाती है और प्रिपरेशन के बाद में अटैम्प्ट किया जाता है। जो अटैम्प्ट सक्सेसफुल होता है तो कमीशनिंग हो गई, अकम्प्लिशमेंट हो गया। तो ये 4 स्टेजेस हमेशा क्राइम की होती हैं। तो कौन कौन सी? इंटेंशन कि क्राइम मुझे करना है, प्रिपरेशन, उसको कमिट करने के लिए प्रिपरेशन, अटैम्प्ट करूँगा मैं फिर, और फिर कमीशन करूँगा। लेकिन जो पहली 2 स्टेज हैं, दैट इज़ इंटेंशन एंड प्रिपरेशन, ये अगर आपने किया है केवल तो वो क्राइम नहीं है। यानी कि एक व्यक्ति ने सोचा कि किसी को जहर देना है, और वो जहर देने की इंटेंट से शॉप पे गया और उसने पॉइज़न परचेज़ भी कर लिया, लेकिन उसे घर में रख लिया, फर्दर कोई एक्शन नहीं किया। तो इसकी इंटेंशन तो थी, मन में सोचा था, और उसकी प्रिपरेशन भी की थी कि उस पॉइज़न को घर ले आया, लेकिन उसके बाद में उसने फर्दर कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो क्राइम नहीं है। लेकिन सेक्शन 149 ऑफ बीएनएस ने कहा है कि अगर आप देश के अगेंस्ट कोई चीज़ सोच रहे हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो क्राइम की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्सेप्ट क्या? वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, सरकार के अगेंस्ट अगर कोई वॉर आप करोगे वेज, तो वो क्राइम के स्टेज में आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट भी हमारा क्लियर हो गया। पहले कंसेप्ट किया, फिर एलिमेंट किया, फिर स्टेजेस देखे। देन आता है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये हमारा कोर्स के अंदर है। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का हमारा बीएनएस में कहीं अलग से सेक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है कि उस केस के अंदर जिसमें कि मेरी मेंस रिया नहीं है, जो मैंने 4 कंडीशन बताई थी कि मेरी सोच किसी को नुकसान पहुंचाने की होनी चाहिए, तब क्राइम कमिट होगा। लेकिन जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में आएंगे तो यहाँ पर चाहे मेरी सोच है चाहे नहीं है, अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वहाँ पर मेरे एक्शन के कारण से
तो मैं उसके लिए सज़ा के लिए लायबल हूँ, दैट इज़ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। देन कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी होता है कि अगर मैं किसी ऐसे ग्रुप, किसी ऐसी अनलॉफुल एसोसिएशन, असेंबली का पार्ट हूँ और मेरी इंटेंशन या कॉमन गोल है कि एक काम को करना है, कोई अनरेस्ट पैदा करना है किसी एरिया में, तो वहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के अंदर फंसूंगा। मतलब कि चाहे मेरा एक्चुअल रोल ना हो उस क्राइम को कमिट करने में, लेकिन उस भीड़ ने उस क्राइम को किया, अनलॉफुल असेंबली ने उस क्राइम को किया, जिनका कि सेम मोटिव है, सेम इंटेंशन है, तो ये कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के कैटेगरी में आएगा। आप सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 BNS की और सेक्शन 190 BNS का, इसमें कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी आपको मिलेगी। अब ये जो 2 सेक्शन मैंने बताए हैं, इनका असल में यूज़ है, नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया है, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन मेंशन किया गया है सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 में BNS की, और कॉमन ऑब्जेक्ट मेंशन किया गया है सेक्शन 190 BNS में। कॉमन इंटेंशन का मतलब ये है 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर मिल के कोई एक इस तरह की पोजीशन करते हैं कि भाई आज मेरे को रेलवे का ये पर्टिकुलर ट्रैक को डिस्टर्ब करना है, वो सब वहाँ पहुँचते हैं। उनका ऑब्जेक्ट एक ही है कि ट्रैफिक को, ट्रैक को डिस्टर्ब करना, अनरेस्ट पैदा करना। वो सब वहाँ पहुँचते हैं तो उनका ऑब्जेक्ट एक हो गया कि मुझे अनरेस्ट पैदा करना है यहाँ पर। अब चाहे उन जो भी वो लोग हैं, जो उनकी एक ग्रुप बन गया है, अनलॉफुल असेंबली उन्होंने की वहाँ पर जाके, और वहाँ पर एक ऐसा है जो कि पीछे रह गया, उसने कुछ नहीं किया या उधर किसी दूसरे काम से ले चला गया, लेकिन जो जितना भी कुछ वहाँ पर अनरेस्ट हुआ है, जितना भी वहाँ पर क्राइम कमिट किया गया है, उसमें सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस तरह की बातें हम इसमें स्टडी करेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम में कंसेप्ट ऑफ क्राइम, एलिमेंट ऑफ क्राइम, स्टेजेस ऑफ क्राइम, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट में हम जब डिटेल्स में जाएंगे तो इन मुद्दों के, इन पॉइंट्स के ऊपर हम इसको फर्दर एलिबोरेट करेंगे। मेरा पर्पज़ ये है कि हल्का सा आपको हिंट देना कि असल में सब्जेक्ट के अंदर है क्या। देन आता है इनकोएट क्राइम, प्रिलिमिनरी ऑफेंस। इनकोएट क्राइम का मतलब होता है कि इनकम्प्लीट क्राइम। इनकम्प्लीट क्राइम, इनकम्प्लीट से मतलब है कि उसमें पूरी तरह से मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, किसी और पर्पज़ से, मेरा कुछ और रोल है वहाँ, मैं डायरेक्टली क्राइम को कमिट नहीं कर रहा हूँ अगर। और प्रिलिमिनरी ऑफेंस केस में आता है तो क्या क्या बातें, अबेटमेंट, मैं किसी दूसरे को उकसा रहा हूँ कि वो गलत करे। 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है और मैं एक को चाकू पकड़ा देता हूँ, तो वो जो मैंने इसको चाकू पकड़ा है वो मेरा मतलब कि मारो इसे, तो ये जो है एक तरह से उकसाना हुआ, ये अबेटमेंट के अंदर मैं जाऊंगा। और अबेटमेंट के अंदर जो उस पर्टिकुलर क्राइम को करने की सज़ा है वही सज़ा अबेटमेंट में है। यानी अगर मर्डर की सज़ा है, मर्डर उससे हो जाता है तो मैं भी उसके लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। देन कॉन्स्पिरेसी, ये अबेटमेंट की जो बात है ये सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 60 तक इसको मेंशन किया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अबेटमेंट। तो सेक्शन 45 से सेक्शन 50 अबेटमेंट को कवर करेगा। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है कि 2 या 2 से लोग मिलके कुछ इस तरह का प्लान करते हैं कि किसी को नुकसान पहुंचाना है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये पर्टिकुलर इस तरह का एक्शन है, वो सेक्शन 61 में मेंशन किया गया है। और अटेम्प्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी क्राइम को इन दोनों स्टेज से, इंटेंशन और प्रिपरेशन से आगे निकल जाते हैं और अटेम्प्ट में चले जाते हैं, क्योंकि जब इंटेंशन या प्रिपरेशन में सज़ा नहीं है लेकिन अटेम्प्ट में सज़ा है। अटेम्प्ट से मतलब किसी को, ए ने बी को मारना है, इस इंटेंशन से उसने एक गन परचेज़ की, तो वहाँ तक तो प्रिपरेशन हुई, उसकी इंटेंशन थी मारना है, वे गन परचेज़ की मतलब प्रिपरेशन की। लेकिन उसको मारने के हिसाब से उसे मालूम है कि वो 6 बजे जो है वॉक करने आता है पार्क में। अब वो वॉक करने के लिए पार्क में आया और 6 बजे लोडेड गन लेके, इस इंटेंशन से कि उसे मारना है। अब वो आया, इसने गोली चलाई, उसको नहीं लगी, या फिर वो आया नहीं उस दिन। ये दोनों ही कंडीशंस जो हैं उसके अटैम्प्ट को कंप्लीट कर देती हैं कि उसने अटैम्प्ट तो किया, भले कमीशन नहीं हो पाया, एक्चुअल में अकम्प्लिशमेंट नहीं हो पाया वो क्राइम, तो इसकी भी सज़ा यहाँ पर पूरा प्रावधान है जो कि सेक्शन 62 में BNS के। अब इसके बाद जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शन से क्या मतलब होता है, एक क्राइम कमिट किया गया लेकिन उस क्राइम में उसकी सज़ा कम होगी या उसको बिल्कुल बरी कर दिया जाएगा, उसमें कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं कि अगर एक क्राइम तो कमिट हुआ है लेकिन अगर ये सर्कमस्टेंसेस में वो क्राइम कमिट हुआ है या इस तरह के व्यक्ति के द्वारा क्राइम कमिट किया गया है तो उसको वहाँ पर
उसका बेनिफिट मिलेगा और उसको छोड़ा जा सकता है, उसको एक्सोनरेट किया जा सकता है उसके जो भी उसने गलत किया है। जैसे मिस्टेक, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है कि मुझे पता नहीं था और तब मेरे से कोई क्राइम हो जाता है, इसे प्रूव करना पड़ता है। ये सेक्शन 14 और सेक्शन 17 और BNS जो है इसमें आपको मिलेगा। देन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब है कि मैं एक लॉफुल वर्क, एक लॉफुल चीज़ लॉफुल तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरे से एक्सीडेंट हो जाता है। मैं ट्रैक पे रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ, लॉफुल तरीके से चला रहा हूँ, वो गाड़ी मेरी है, मेरे पर लाइसेंस है और गाड़ी जो है वो गुड कंडीशन में है, और उसके बाद में मैं अपनी लेन में चल रहा हूँ, स्पीड लिमिट्स में चला रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी कोई अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे केस में उसको बेनिफिट मिलेगा। देन नेसेसिटी, ये जो एक्सीडेंट है वो सेक्शन 18 के अंदर आता है। देन नेसेसिटी, अगर उस समय ओकेज़न कुछ ऐसा बना कि वो रिक्वायर्ड हो गया मेरे द्वारा उस तरह का एक्शन लेना, वो नेसेसिटी में आ गया और मैंने नेसेसिटी प्रूव कर दी कि साहब ये तो इस तरह की सिचुएशन थी कि मैं कंपेल था इस तरह का एक्शन लेने के लिए जिसमें कि उसकी इंजरी हुई या जो भी हुआ है, तो वो नेसेसिटी की कैटेगरी में आता है जो सेक्शन 19 ऑफ BNS में है। देन यंग एज, सेक्शन 20 ऑफ BNS जो है वो यंग एज का, अगर यंग बच्चा है 7 साल का बच्चा है, 2 कैटेगरी हैं इसमें, अप टू 7 तो कहते हैं कि वो सोचने की कैपेसिटी ही नहीं रखता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो उसको तो सेक्शन 20 में कवर किया गया है, अप टू 7 ईयर तक अगर कोई बच्चा है। और अगर 7 से 12 साल का बच्चा है तो उसको सेक्शन 21 में किया गया है कवर कि इसको भी उस तरह के हो सकता है कि 7 साल से 12 साल के बच्चे का ज़रूर है कि उसका ब्रेन मैपिंग किया जाएगा, उससे बातचीत की जाएगी। अगर ऐसा लगता है कि मैच्योर्ड एनफ है, उसे मालूम है कि मेरे इस एक्शन से इस आदमी की जान जा सकती थी, या ये करना के पीछे मेरे को इसने बताया तो मैंने इस तरह से किया, तो लेकिन मैं जानता था कि, यानी वो मैच्योर्ड है, उसका माइंड मैच्योर्ड है। आजकल बच्चों का माइंड 8-9 साल में काफ़ी मैच्योर्ड होता है, इसलिए इस कैटेगरी को रखना पड़ा कि ऐसा ना हो कि जो सीनियर्स हैं, जो अपने मेजर कहते हैं 18 साल से बड़े लोग हैं, वो बच्चों से क्राइम करा दें और वो तो छूट जाएंगे बच्चे ये मान के कि ये तो बच्चा है, लेकिन वहाँ पर उनकी मैच्योरिटी को समझना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 21 जो है ये अबव 7 से 12 साल वालों के लिए है। तो यंग एज का तब भी एक्सेप्शन एक है, अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंस में कोई उससे गलती से हो गई कोई चीज़ तो वो वहाँ पर उसे बरी कर दिया जाएगा, उसको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। देन आता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, सेक्शन 22 इसको कवर करता है। जिस समय क्राइम किया गया अगर वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, एक तो नेचुरल तौर पर मेडिकल इमरजेंसी है अनसाउंड माइंड का है, एक इंटॉक्सिकेशन की स्टेज में है। अगर इंटॉक्सिकेशन की स्टेज में है तो फिर ये डिपेंड करता है कि इंटॉक्सिकेट किसी ने उसको ज़बरदस्ती किया, ज़बरदस्ती उसको विस्की वगैरह पिलाई है, नशे में डाला गया ताकि क्राइम को कमिट करे, या फिर उसने खुद विस्की ली थी लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि इसके बाद मेरे से क्राइम हो जाएगा। तो दोनों डिफरेंट स्टेजेस हैं जो उसमें मेंशन की गई हैं। देन ड्रंकेननेस भी इसी साउंड माइंड्स, और दोनों को मिला के हम कर सकते हैं कि ड्रंकेननेस का मतलब वही है कि उस समय उसकी जो दिमाग है वो सोचने की अवस्था में नहीं है। तो यहाँ पर हम ये जो मैंने पहले आपको बोला 23-24 में, 23 में है कि वो किसी ने कंपेल किया उसको, ज़बरदस्ती उसको शराब पिलाई गई है, और 24 उसने अपनी विलिंगनेस से उसको पिया है, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति ये नहीं जानता था कि मैं इतना ज़्यादा पी लूँगा और मेरे से ये क्राइम हो जाएगा, या मैं इस इंटेंशन से पी रहा हूँ कि उसके बाद मैं क्राइम करूँगा और मैं बच जाऊँगा। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज़। देन आता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब देखिए कि सेक्शन 34 से 44 ये 11 सेक्शन हैं जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के हैं। प्राइवेट डिफेंस का मतलब है कि जब मुझे ये आभास हो जाए कि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो ये मुझे मार देगा, ऐसी सिचुएशन में उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहते हैं। और डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट तरह की बातें इसमें डिस्कस की जाएंगी सेक्शन 34 से 44 के BNS को करते समय। इस तरह से हमने जनरल प्रिंसिपल देखे, इनक्वाइट क्राइम देखा, फिर जनरल एक्सेप्शंस देखे। इसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑफेंसेस। कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम कोर्स के स्टडी के दौरान। क्या क्या है? ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, वो सारे ऑफेंस जिससे कि एक ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट होता है। कैसे? कल्पेबल होमिसाइड जो कि सेक्शन 100 BNS है। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जान ले लेता है, उसकी जान चली जाती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा। अब मर्डर भी वही है, कल्पेबल होमिसाइड। सभी तरह के मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होते हैं।
लेकिन सब तरह के कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर किसी का मर्डर हो जाए, कोई कंडीशन ऐसी आई, उसको प्रोवोक कर दिया गया था, या फिर उस समय उसको इंटॉक्सिकेशन की जैसे स्टेज हालांकि वहाँ कवर हो चुकी है, या सेल्फ डिफेंस में, तो वो वहाँ मर्डर नहीं है, वो वहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा। तो ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। तो मर्डर के केस में तो सज़ा है, फांसी हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, और कल्पेबल होमिसाइड के केस में सज़ा कम है, हालांकि उसमें उम्र कैद तक का ही प्रोविज़न है, लेकिन सज़ा कम है। देन आता है होमिसाइड बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। पहले वाला मर्डर जो है वो सेक्शन 101 में है बीएनएस के, कल्पेबल होमिसाइड 100 में है, और होमिसाइड बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है वो 106 में है, जो पहले 304 ए था आईपीसी का। इसमें क्या है, होमिसाइड का मतलब है किसी का जान चली जानी। जैसे सुसाइड होता है, सुसाइड में मैं खुद अपनी जान लेता हूँ। होमिसाइड का मतलब होता है किसी ह्यूमन बॉडी की जान चली गई है। तो यहाँ पर होमिसाइड बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट से अगर मेरा होता है, मैं कोई रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ, या मैं रैश तरीके से किसी पर्टिकुलर गन को लेके मैं एयर में, जैसे मैरिज के प्रोसेशंस होते हैं उसमें इस तरह से कुछ लोग होते हैं जो कि दबंग कहलाते हैं अपने आप को, और फायरिंग करने लग जाते हैं, राइफल से फायरिंग करते हैं, तो ऐसे केस में उनका नेग्लिजेंट एक्ट है जिससे किसी की जान जा सकती है, इंजर्ड हो सकता है। तो ये चीज़ें इसमें कवर होंगी, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। देन हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट होता है। एक हर्ट होता है छोटा मोटा हर्ट हो गया, एक ग्रीवियस हर्ट होता है जिसके अंदर की एम्पुटेशन ऑफ कोई पार्ट टूट गया, कट गया है, कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, इस पर जान भी जा सकती है, तो वो चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। तो हर्ट जो है वो सेक्शन 114 और 115 में है, और जो ग्रीवियस हर्ट है वो 116 एंड 117 ऑफ बीएनएस में है। अब आता है कि किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। देखिए, किडनैपिंग का मतलब दो तरह से है। किडनैपिंग माइनर मेल अगर 16 साल से कम है, और माइनर गर्ल अगर 18 साल से कम है, उसको अगर उसकी मर्जी के अगेंस्ट कहीं ले जाया जाता है, या इसकी कंसेंट से भी कहीं ले जाया जाता है, लेकिन वो इंटेंट मेरी ठीक नहीं है, तो वहाँ पर ये किडनैपिंग कहलाएगा। यानी कि उसके, या फिर कोई अनसाउंड माइंड का बच्चा है और उसके गार्जियन से या उसके पेरेंट्स से छीन के ले जाया जाए, तो वो भी किडनैपिंग कहलाएगा। या फिर किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती, वो किसी भी एज का हो सकता है, ज़बरदस्ती इंडिया से बाहर ले जाया जाए, उसको भी किडनैपिंग कहा जाएगा। और ये किस सेक्शन में है, 137 में है। अब आता है एब्डक्शन। एब्डक्शन का मतलब है कि जो 18 साल से ऊपर का या 16 साल से ऊपर का जो भी केस उसमें फिट बैठ रहा है, अगर उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपने साथ ले जाया जाता है, तो वो एब्डक्शन का मामला बनेगा, और इसको सेक्शन 138 ऑफ बीएनएस कवर करता है। इसके बाद रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, दो चीज़ें हैं। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि मैं जा रहा हूँ और मेरे रास्ते को रोक दिया गया, जैसे मैं NH-24 पे जा रहा हूँ और NH-24 पे मेरे को रोक लिया गया, भाई आप इधर से नहीं जा सकते, आप अंदर गलियों से घूम के जाइए, मतलब रास्ता रोका गया है, तो पार्शली मेरी फ्रीडम को कर्टेल किया है। और ये किस कैटेगरी, ये 126 सेक्शन बीएनएस में मेंशन्ड है। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब कि 100% मेरे को जो है कन्फाइन कर दिया गया है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि कमरे में लॉक किया जाए। अगर मेरे को 4 लोग घेर के खड़े हुए हैं इस तरह से कि निकलोगे तो मार देंगे, तो अगर ओपन में भी कन्फाइनमेंट हो सकता है कि इससे बाहर मत निकलना नहीं तो मार देंगे, तो वो मेरे 100% रिस्ट्रेंट हो गया हूँ मैं, मुझे दैट इज़ कॉल्ड कन्फाइनमेंट, कन्फाइन कर दिया गया किसी स्पेस के अंदर। और इसको जो है सेक्शन 127 बीएनएस में हम डिस्कस करेंगे। देन आता है असॉल्ट। असॉल्ट में हम क्या करते हैं, मारा नहीं है, हम उसे धमका रहे हैं, उसे हम डरा रहे हैं। एक लोडेड गन उसके कनपट्टी पर रखी हुई है कि पैसे दो, प्रॉपर्टी के पेपर्स दो। ये जो चीज़ है ना, इसको हम कहते हैं असॉल्ट, जिसमें मारा नहीं गया, धमकाया गया, उसके अंदर फियर क्रिएट किया गया है ताकि वो पैसों को और जो भी उसके साथ है दे दे। जैसा कि कई बार रात को इंसिडेंट्स होते हैं कि कोई व्यक्ति है वो अपने बस से नीचे उतरा, घर की तरफ जा रहा है, रास्ते में 2 लोगों ने मिल गए और उन्होंने इस तरह से धमका के, चाकू दिखा के उससे पैसे ले लिए, वो असॉल्ट हो गया। वो हालांकि दूसरी कैटेगरी भी है, रॉबरी और वो सब चीज़ें भी आती हैं, लेकिन असॉल्ट का मतलब है कि मैं डरा के उससे पैसे ले लूँ। देन आता है क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स का मतलब होता है कि असॉल्ट जो है वो सेक्शन 131 से 135 तक मेंशन किया गया है।
क्रिमिनल फोर्स का मतलब होता है किसी के कंसेंट के बगैर अगर मैं उसके ऊपर किसी तरह का दबाव या बॉडीली प्रेशर डालता हूँ या उसे इंजर्ड करता हूँ, दैट इज़ क्रिमिनल फोर्स। ये सेक्शन 129 है। इसके बाद में आप देखिए, इसी में जो हम कह रहे हैं स्पेसिफिक ऑफेंस में, पहला हमने देखा ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है क्या, और उसके अंदर हमारे सारे के सारे नेचर ऑफ क्राइम्स हमने सारे बता दिए। अब आता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये था ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने वाला, जितने भी थे ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्या क्या हो सकता है, किसी की घड़ी छीन ली जाए, किसी की प्रॉपर्टी से मतलब हमेशा ये नहीं कि प्रॉपर्टी से किसी के ज़मीन को ही छीना जाएगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई चोरी हो जाती है, कोई ज्वेलरी छीन ली जाती है, चैन स्नैचिंग हो जाती है, ये सारी चीज़ प्रॉपर्टी के अंदर आती है। इसमें कहता है थेफ्ट। थेफ्ट जो है वो सेक्शन 303 के BNS में है। थेफ्ट जो होता है, किसी के यहाँ से कोई चीज़ निकाल ली जाए, उसके पोजीशन से चीज़ ले जाई जाए, उसको थेफ्ट कहते हैं। बस उसको पता नहीं है, घर में घुसे, मोबाइल रखा था, जेब में रखा, लेके चले गए, अब वो थेफ्ट की कैटेगरी में आएगी। दूसरा आता है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन होता है कि मैं उसको धमका रहा हूँ, उसके अंदर फियर क्रिएट कर रहा हूँ और क्रिएट करके कह रहा हूँ कि भैया मोबाइल मुझे दे दो। लेकिन एक्सटॉर्शन जो है ना, इस तरह का होता है कि मैं वहाँ पर खड़ा नहीं हूँ, मैं उसको फ़ोन पे बता रहा हूँ, उसको मैसेज सेंड कर रहा हूँ, ये एक्सटॉर्शन है। और रॉबरी क्या होता है, एक्सटॉर्शन जो 308 में कवर होता है। अब आता है रॉबरी। रॉबरी के केस में मैं वायलेंस का यूज़ करके, उसके ऊपर चाकू लगा के या फिर उसको गन से डरा के या उसको थप्पड़ मार के या उसको बॉडीली इंजर्ड करके मैं उसकी प्रॉपर्टी को, जो भी उसका पोजीशन है, जो पैसे हैं या गहने हैं, वो मैं छीन के ले जाता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड रॉबरी। एंड डकैती क्या होता है, डकैती और रॉबरी के अंदर अंतर ये रहता है कि डकैती में 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं तो वो डकैती होगी, अदरवाइज रॉबरी होगी। सेम सिचुएशन है तो उसको डकैती कहा जाएगा। और ये आप देखिए, रॉबरी सेक्शन 309 में कवर्ड होता है, और डकैती जो कि बड़ी चीज़ है, ये डिफरेंट सेक्शंस में 310, 311, 312, 313 में है। क्योंकि डकैती के जो फॉर्म्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर हाईवे पर डकैती हो रही है तो उसकी अलग वो है, अगर उसकी रात के समय डकैती की गई उसकी अलग सिचुएशन है, उसके अलग पनिशमेंट्स हैं। और एक नॉर्मल डकैती है जो कि रॉबरी से बढ़ के डकैती हो गई, चूँकि वो 5 से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वो डकैती की कैटेगरी आती है। लास्ट है चीटिंग। किसी को चीट करना, किसी को धोखा दे के उससे कुछ बता के कुछ करा लेना। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के अगर हम किसी से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या अपना फ़ायदा कर लेते हैं, उसका नुकसान कर देते हैं, उसको चीटिंग की कैटेगरी में आता है। तो ये 318 सेक्शन में आता है। देखिए यह बड़ा सिंपल सी है। अगर सिंपल पोजीशन से कोई चीज़ ले गया, एक मोबाइल ले गया उठा के और बता नहीं लगा उसको चुपचाप, वो थेफ्ट है। लेकिन अगर उसी को मैं डरा के ले जा रहा हूँ तो एक्सटॉर्शन है। लेकिन एक्सटॉर्शन वहाँ मैं हूँ नहीं। अगर मैंने उसके सामने आके खड़े होके उसके मोबाइल ले गया हूँ तो वो रॉबरी हो जाएगी, क्योंकि मैं वहाँ हूँ और मैंने फिज़िकली उसको हार्म किया है, डराया है, तब मैं उठा के ले गया हूँ। लेकिन फ़ोन पे अगर धमका रहा हूँ उसे तो वो वहाँ पर एक्सटॉर्शन है। और डकैती और इसके बीच के डिफरेंस को भी आपने देखा। तो आपने देखा कि एक मतलब बेसिक्स जो है ना वो हमें क्लियर करने हैं। आप एग्ज़ाम के लिए मत पढ़िए। ये जो सब्जेक्ट है ना BNS, ये एग्ज़ाम के पर्पज़ का नहीं है। आपको एडवोकेट बनना है, और जो एडवोकेट बनना चाहता है ना वो इसके कंसेप्ट को समझे। क्योंकि अगर कोई किसी के साथ क्राइम हो जाता है, कोई एग्रीड पार्टी आपके पास आती है, तो आपको ये सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए कि किस कैटेगरी में, किस सेक्शन में वो क्राइम दर्ज होगा, FIR किस सेक्शन में होगी। क्योंकि अलग अलग सेक्शन होते ही उसकी सज़ा का प्रावधान कम हो जाता है, उसको एविडेंस दिखाने का तरीका अलग हो जाता है, केस को लड़ने का पैटर्न अलग हो जाता है। तो ये सारी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ इन बातों को, ताकि आपके अंदर ना इंटरेस्ट डेवलप हो BNS को लेके, और आपको लगे कि हाँ कितनी जल्दी ये क्लासेस स्टार्ट हों इसके, चूँकि फिर केस लॉज आएंगे, इसमें केसेस डिफरेंट डिस्कस होंगे। और ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को, डिफरेंट पैटर्न्स को अपनी लैंग्वेज में समझ लें तो वहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर करना तो बहुत ही छोटी सी बात है। आप आगे भी लाइफ में एज एन एडवोकेट एक्सेल करेंगे। देन आता है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। अभी तक हमने ह्यूमन बॉडी को देखा था और प्रॉपर्टी को देखा था। अब आता है कि स्टेट के अगेंस्ट है या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है कि अनरेस्ट पैदा करना, न्यूसेंस पैदा करना, मार धाड़ करके किसी तरह का ऐसा कि माहौल ख़राब कर देना। ये जो चीज़ें हैं ये स्टेट के अगेंस्ट भी हैं और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी भी है। अब आता है सेडिशन। सेडिशन क्या है? सेडिशन मतलब राजद्रोह, जिसे पहले कहते थे। अब जो है इसको सेक्शन 152 में लिया गया है, क्योंकि पहले ये अंग्रेज़ों के टाइम से, चूँकि IPC आपको मालूम है कि 1860 की है,
अंग्रेज़ों के टाइम का रूल चला आ रहा था। तो वहाँ पर क्या था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो क्रांतिकारी थे, जब वो कोई एक्शन लेते थे तो वहाँ पर सिंपल एक रूल रखते थे कि भाई इनको पकड़ना है जो सरकार के खिलाफ, चूँकि वो सरकार थी थोपी हुई हमारे ऊपर। तो ऐसे केस के अंदर वो 1860 से एक आईपीसी चला आ रहा था। अब जो है सेडिशन का रूल है वो सरकार के अगेंस्ट नहीं है, वो देश के अगेंस्ट है। अगर आप देश के अगेंस्ट कोई भी काम कर रहे हो, सरकार के अगेंस्ट की बात नहीं है, तो वो सारे के सारे काम सेडिशन में अब इंक्लूड कर लिए गए हैं। देन अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली का मतलब होता है 5 या 5 से अधिक लोग किसी ऐसे पर्पस से जो कि इल्लीगल है या किसी लीगल चीज़ को इल्लीगल तरीके से इम्प्लीमेंट करने के कारण से वो लोग इकट्ठे हुए हैं किसी जगह पे, उसको अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। और अनलॉफुल असेंबली जो है ये 189 सेक्शन बीएनएस में आता है। अनलॉफुल असेंबली का वही हश्र है कि अगर उस भीड़ में किसी ने भी कोई क्राइम कमिट किया है तो जितने भी लोग उस भीड़ के हैं वो सारे के सारे उस क्राइम के लिए साझेदार नहीं, एक्चुअल में उसने क्राइम किया ये माना जाएगा। देन आता राइटिंग एंड एफेरी। राइटिंग का मतलब होता है कि वो इस थोड़ा अनलॉफुल असेंबली अगर कहीं पर अनरेस्ट पैदा कर देती है, लूटपाट मचा देती है, तो वो राइटिंग के केस होगा, और जबकि 5 या 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। और जो एफरे होता है इसमें 2 लोग, केवल 2 लोग कहीं पर न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मार्केट प्लेस में 2 लोग हैं, उन्होंने कुछ शराब वगैरह पी ली है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और मतलब न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो एफरे में आएगा। तो दोनों की इंटेंसिटी में अंतर होता है, दोनों की सजाओं में अंतर होता है। और जो सेक्शंस हैं 191 राइटिंग में आता है और 194 बीएनएस का एफरे में आता है। देन 4th कैटेगरी होती है अगेंस्ट मैरिज, ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज। एक तो बैगेमी है। बैगेमी का मतलब क्या है, जो कि सेक्शन 82 में है। बैगेमी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपने हस्बैंड के होते हुए शादी कर ले लेडी, और एक जेंट्स अपनी वाइफ के होते हुए शादी कर ले, उसे बैगेमी कहते हैं। तो वो उसमें एक सजा है। लेकिन अगर वो सेकंड मैरिज करता है और इस बात को कंसील करता है, उस करके करता है कि पहली मैरिज मेरी हो चुकी है, तो वहाँ पर सज़ा बढ़ी है, 7 साल तक की सज़ा है। पहले केस के अंदर जो दूसरी मैरिज है वो वॉइड कहलाती है, एब इनिशियो, शुरू से ही उसको सरकार की, उसको कानून की मान्यता नहीं है, तो रद्द शादी मानी जाती है पहले ही स्टेज से, जहाँ पर कि दूसरी को पता है, स्पाउस को, कि ये जो मेरा स्पाउस है ये पहले शादीशुदा है। तो ये बाइगेमी में आता है और ये सेक्शन 82 में आता है। सेकेंड है एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? एडल्ट्री का मतलब होता है कि जो शादी से मैरिज के बियॉन्ड जो सेक्सुअल रिलेशंस बनाए जाते हैं वो एडल्ट्री की कंडीशन में आता है। लेकिन एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में 2018 में एक जजमेंट था उनका, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें एडल्ट्री को उन्होंने एक तरह से अबॉलिश कर दिया। तो एडल्ट्री जो आईपीसी है उसमें तो ये एडल्ट्री था, लेकिन हमारा जो अब है बीएनएस, इसमें एडल्ट्री का कोई भी सेक्शन नहीं है। सो नो लॉन्गर ए क्राइम, एडल्ट्री इज़ नो लॉन्गर ए क्राइम इन इंडिया and does not exist as a section in BNS as Honorable Supreme Court struck it down in 2018 in the matter of Joseph Shine versus Union of India. So it only is, अगर एडल्ट्री हो जाती है तो केवल डिवोर्स लेने का एक आपके पास में एक ग्राउंड हो सकता है, सिविल ग्राउंड, कि साहब एडल्ट्री कमिट की है स्पाउस ने, तो इसके लिए वो जो दूसरा स्पाउस है वो डिवोर्स ले सकता है। अब देखिए, आज की ये जो हमारी आपकी चर्चा है, ये चर्चा थी तो सिलेबस को डिस्कस करने की, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसमें हर एक कंपोनेंट को मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा इन डेप्थ इंट्रोड्यूस कराऊं, ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो चीज़ों को लिंक करके भी होगा कि इस पर्टिकुलर सिलेबस का एक्चुअल में स्कोप क्या है, क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स एड्रेस किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा बीएनएस के बारे में एक न्यू कैटेगरी, इसमें 2-3 चीज़ें नई ऐड की गई हैं। जैसे एक तो सेक्शन 111, सेक्शन 111 सीवियर पनिशमेंट फॉर ऑर्गेनाइज क्राइम किया गया है। सेक्शन 112 पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम को इंक्लूड किया गया है, और सेक्शन 113 उन्होंने टेररिस्ट एक्ट के लिए किया है। और इसके अलावा एक चीज़ जो ऐड की गई है वो की गई है सर्विस, सोशल सर्विस, कि कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो कि बहुत सीवियर नहीं होते हैं, तो वहाँ पर कोर्ट कह सकती है कि आप 10 दिन तक किसी हॉस्पिटल में जाइए, हो सकता है हॉस्पिटल का नाम भी रेफ़र करें, और वहाँ पर सेवा करिए।
या किसी भी पब्लिक प्लेस में कुछ भी तरह की सेवा को वो दे सकती है, या ट्रैफिक पुलिस को असिस्ट करिए जाके। तो मतलब ये है कि सोशल सर्विस जो है ना, ये भी एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट आ गया है। ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और हम लोग अब नेक्स्ट वीक से BNS यानी कि हमारा भारतीय न्याय संहिता को, जो कि लॉ ऑफ क्राइम्स पार्ट 1 में आता है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।